हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया है मॉडर्न फिजिक्स। आओ उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं हम। तो लास्ट टाइम हमने सारे डिस्कस कर लिया था ये लेज़र क्या होती है, कैसे कैसे हम कौन सा प्रोसेस चलते हैं। अब कुछ डेफिनेशन हम डिटेल में कर लेते हैं। सो एक टर्म आई थी एनर्जी लेवल। सो व्हाट इज एनर्जी लेवल? ए डेफिनेट फिक्स एनर्जी दैट ए मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और एनी सिस्टम कैन हैव इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इट मे बी फॉर द एटम, इट मे बी फॉर द न्यूक्लियस और मॉलिक्यूल। सो इन सब में क्या देखा गया? दे हैव डिस्क्रीट फिक्स एनर्जीज। उनके स्टेप्स हैं, एक एनर्जी, उसके बाद गैप है दूसरी एनर्जी। इन बिटवीन स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट, वहाँ पर ये एटम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल। सो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो क्या है? डेफिनेट फिक्स एनर्जी दैट ए मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन या एटम कैन हैव इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, राइट। अब इनमें सबसे ये छोटे वाला है, सबसे जूनियर क्या है? ग्राउंड लेवल। इट इज द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट इन विच ए पर्टिकुलर सिस्टम कैन एग्जिस्ट। तो कोई भी सिस्टम हमारे पास है, उसके सारे जो पार्टिकल सब लोवेस्ट एनर्जी में एग्जिस्ट करें, उसे हम कहते हैं ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट हम कह देते हैं। अब प्रोसेस आ गया अब्जॉर्प्शन, सुना था हमने। अब्जॉर्प्शन क्या कहा था हमने? एनर्जी का अब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर देखिए क्या करें हम, सपोज करें नॉर्मली एटम्स की बात करें। नॉर्मली एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस स्टे इन ग्राउंड स्टेट, वे सभी ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। मीन सभी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सबसे लोएस्ट पॉसिबल शेल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे पास, नॉर्मली स्टेट है। बट क्या हो रहा है हमारे पास? एन एटम कैन बी रेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट पर जा सकता है। कब? बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ सूटेबल एनर्जी। कोई खास अमाउंट एनर्जी का ले ले तो वो नीचे से ऊपर जा सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी बाय एन एटम, कब? वाइल मूविंग फ्रॉम ए लोअर स्टेट टू हायर स्टेट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ये अब्जॉर्प्शन है। इसे मैंने एक और नाम दिया था स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेट पर हम बाहर से दे रहे हैं, वो बेचारा नहीं जाता, उसके अपने आप नहीं जा सकता। कोई बाहर से उसे स्टिमुलेट करे, कोई एनर्जी प्रोवाइड करे, तभी अब्जॉर्प्शन हो सकती है, तभी एटम नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में जा सकता है। अब इसे हम और किस प्रोसेस से कर सकते हैं? सपोज देयर आर टू स्टेट्स, एक लोअर स्टेट है E1 और एक अपर स्टेट है E2 हमारे पास। हमने एक फोटॉन सेंड किया। अगर फोटॉन की जो एनर्जी है दैट मैच विद दिस गैप, जैसे बात करते हैं हम, इस बात की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की थी। रेजोनेंस में क्या होता है? जितनी फ्री, हर कोई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना चाहता है। अगर उसी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी आ जाए तो वो अच्छे से वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा एनर्जी हमारे सिस्टम से वो लेगा। सेम इज़ हेयर। अगर ऐसा फोटॉन आ जाए जिससे पास इतनी एनर्जी है जितनी इस गैप, दोनों में गैप है, तो क्या देखा? ए फोटॉन ऑफ एनर्जी h न्यू अगर ऐसा मिल जाए E2 माइनस E1, E2 हायर लेवल है, E1 लोअर लेवल है, तो क्या कर सकता? कैन रेज एटम फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। तो फोटॉन ये काम कर सकता है। फोटॉन विल बी अब्जॉर्ब। तो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? एटम विल बी रेज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। सो लेट अस डिस्कस द फर्दर टर्म्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन एक्साइटेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करके देखते हैं हम। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इट कैन गेन एनर्जी एंड जंप टू हायर ऑर्बिट। एनर्जी गेन कर सकता है और जंप कर सकता है लोअर लेवल, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट या लोअर लेवल से हायर लेवल। दिस प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, कैसे? ऑन गेनिंग सूटेबल एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो उसे खास एनर्जी मिल गई और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, आप कह दो लोअर लेवल से ऊपर लेवल में, या दूसरी तरफ आप कह सकते हो फ्रॉम, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस हमारे पास है, फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, किसी अंदर वाले से बाहर की तरफ चला गया, किसी लोअर लेवल से हायर की तरफ चला गया, इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन। ये ऑब्जॉर्प्शन के कारण हो रही है हमारे पास। अब एक्साइटेशन के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, सूटेबल एनर्जी, उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी यहाँ पर चाहिए था
करना करेक्शन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स, किसके लिए, टू जंप फ्रॉम ए लोअर लेवल टू हायर लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। उसे कितनी एनर्जी चाहिए कम से कम, सो दैट इट मे राइज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। जैसे इस केस में क्या हमारे पास डिफरेंस है, वही बात ये E2 है, ये हमारे पास E1 है मान लो, तो E2 माइनस E1 जो एनर्जी चाहिए थी, इतनी कम से कम एनर्जी चाहिए हमें, तब इलेक्ट्रॉन जंप होगा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ। इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अब इसे दूसरी फॉर्म में बात कर लें, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल की बात क्या आ गई हमारे पास, द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब पता था, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, आप उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो क्या होगा, उस पर वर्क विल बी डन। तो वर्क क्या होगा हमारे पास, EV, दिस वर्क विल बी चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो ये EV, अब पोटेंशियल के कारण इस पर क्या एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी लेने के लिए हमें क्या चाहिए था, V क्या होगा, E अपॉन स्मॉल e। अब ये काम से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, किसके लिए, कि सो दैट इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो जंप कर जाए लोअर लेवल से हायर लेवल पे, उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो क्या, द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दैट प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी। अगर पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, इट विल लीड टू काइनेटिक एनर्जी, इसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, 4 इंटू पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो, मुझे इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए, ये एक्साइटेशन एनर्जी है, उसे 4 से डिवाइड कर दो, तो इट मीन्स हमें इतना कम से कम पोटेंशियल चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, जब बातें तीनों क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इतना पोटेंशियल दे दो कि एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो वो क्या बनता था, वो डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट आयोनाइजेशन की गल की थी आपां। So we talked about ionization, the process of removing an electron from the outermost orbit of an atom is called ionization. Suppose there is an electron in the outermost shell, this is the nucleus, say electrons are revolving around it, and this last orbit, suppose an electron is there in the outermost shell, हमें इसे रिमूव करना है। तो अगर इसे रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, ये एटम को छोड़ गया, अब ऐसा नहीं नीचले स्टेट से ऊपर चला गया, इसको फ्री कर दिया बिल्कुल, एटम को, इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले गए कहाँ से, एटम से। क्या, कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल है, शेल में है, वही सबसे आसान है, अंदर वाले को निकालेंगे, वो रिक्वायर मोर एनर्जी। सो हमें कम से कम एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाला मिल रहा है, आउटर मोस्ट शेल वाला। तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब निकालेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। कितनी एनर्जी चाहिए सारे के लिए, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात वही होगी हमारी, एनर्जी कहाँ से मिल सकती है हमें, पोटेंशियल से। तो कम से कम कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल लगाना पड़ेगा हमें, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो दो बातें, एक्साइटेशन में तो क्या करते थे, नीचे वाले लेवल से ऊपर चला जाता था, राइट, और फिर डीएक्साइट हो जाएगा कुछ समय बाद, इट विल कम डाउन, आ जाएगा नीचे। बट इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही कर दिया, तो एटम क्या बन गया, हमारा आयन बन गया। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू द पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज वुड बी देयर एंड इट वुड एक्ट एज ए पॉजिटिव आयन। चलो फिलहाल हमारे लिए क्या काम था, फिर दिस आयोनाइजेशन क्या होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, और जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो पोटेंशियल था, कम से कम कितना पोटेंशियल लगाना चाहिए, सो दैट हमें इतनी एनर्जी मिल जाए और हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाए। अब इसी बात को हम देखते हैं हाइड्रोजन के केस में, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, वो डिस्कस करते हैं भाई। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, हम डिस्कस करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम किसकी, हाइड्रोजन एटम की। तो वैसे आप देख लो क्या होती है एनर्जी लेवल डायग्राम, ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स
total energies of electron in different orbits of an atom is called energy level diagram of the atom। जिस एटम की बात कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ऑर्बिट या शेल्स में कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है, वो जो बताने वाले डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस डायग्राम इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम की हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखी है। आओ इसे डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये थोड़ा सा पोर्शन फ्री कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या देखा हमने, जो हाइड्रोजन एटम है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो कहाँ पर है, वो सबसे लोअर मोस्ट शेल में होगा। और कौन सा शेल हमारे पास, n1 शेल। तो क्या लिखा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी in any given shell for hydrogen atom is, ये क्या लिखती है, हाइड्रोजन एटम इज कितनी आ रही है, इस यहाँ लिख दो -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस हिसाब से हमने इंदर मोस्ट शेल की ले ली n1। n1 फिल करो तो क्या आएगा आपके पास, और n1 क्या आएगा, आप देखोगे En माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर आप 2 फिल करोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, इससे आप डिवाइड कर दो, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो यू विल गेट दिस आंसर एंड सो ऑन। ऐसे आप डिफरेंट एनर्जीज फाइंड करते रहोगे इसकी। हमने क्या देखा, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या हमारे पास E2 लेवल, ये E3 लेवल एंड सो फोर्थ। तो व्हाट डू यू सी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी का गैप कम हो रहा है। तो ऐसे गैप, जो यहाँ पर गैप ज़्यादा है थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा कम। एग्जैक्टली मैंने हम ग्राफिंग ड्रा करें आपको समझाने के लिए, जैसे आपको पता चले गैप कम हो रहा है और कम, धीरे धीरे लेवल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर एज वी गो मूविंग अवे फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑर्बिट। और एन इन्फिनिटी ऐसा ऑर्बिट दूर बड़ी, यहाँ पर जाके एनर्जी कितनी बचेगी हमारी, 0। अब बातें करते इसके बारे में, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, नोट कर लिया आपने। ऐसे हम एनर्जी फाइंड करते हैं सभी शेल्स की या ऑर्बिट्स की। अब बात करते हैं हम एनर्जी इनेक्टिव क्यों ले रहे हैं इसकी। तो क्यों ले रहे हैं हम इनेक्टिव, आपके पास पता है, यू नो दैट व्हाट इज फोर्स हेयर, कितनी फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 Q2, ये Q कह दो, ये E कह दो, और अपॉन R स्क्वायर जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है। तो ये 4 है न्यूक्लियस पर, ये पॉजिटिव है, ये एक और कौन सा है नेगेटिव है। तो क्या देखते हैं, ये फोर्स नेगेटिव हमारे पास आ रही है। तो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो क्या है, दोनों चार्जेस, दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, अट्रैक्शन इज देयर, सो नेगेटिव फोर्स इज देयर। सो नेगेटिव फोर्स के कारण जो इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ जाती, स्टोर हो जाती है ना, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी एक्चुअली नेगेटिव होने का क्या मीनिंग है, बॉडी इज अटैच्ड विद दैट सिस्टम। सो इस नेगेटिव वैल्यू के कारण ही क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज एबल टू मूव अराउंड न्यूक्लियस, वो बार बार चक्कर लगा रहा है, अट्रैक्शन है। तो एनर्जी क्या है, नेगेटिव है टोटल एनर्जी। इसके पास किनेटिक एनर्जी भी है, ½ mv²। इसके पास दूसरी एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, आपने पढ़ी नहीं है ना, तो इसके पास वो भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आप इसे कह दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर दोनों को फाइंड करोगे यू विल फाइंड दैट सम वुड बी दिस मच। सिमिलरली अब पढ़ते हैं, अगर आपने नहीं आपको पढ़ाया गया वैसे, ग्रेविटी के केस में सन है हमारे पास, अर्थ इज मूविंग अराउंड इट, तो हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन इज देयर, सन एंड अर्थ आर बीइंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें भी हम स्टडी करते हैं, बस आपको बता रहा हूँ, आपने इससे डीपली नहीं जाना।
क्या देखते हैं, अट्रैक्शन के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी है और दिस मोशन के कारण इसके पास कौन सी एक किनेटिक एनर्जी है। तो क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक किनेटिक एनर्जी है। अब दोनों का सम किया तो टोटल एनर्जी आ गई। ये एनर्जी लेस देन जीरो मीन्स इट इज नेगेटिव। एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव आने के कारण जहाँ नेगेटिव आ जाए वहाँ सिस्टम के साथ वो चीज़ अटैच रहती है। सो दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। अगर ऐसा ना होता, अगर पोटेंशियल एनर्जी जो नेगेटिव थी अगर नेगेटिव ना होती इतनी ज़्यादा तो किनेटिक एनर्जी डोमिनेट कर जाती, तो दिस अर्थ वुड हैव लेफ्ट द सन, इसे छोड़ जाना था। सेम हियर, वही अट्रैक्शन का लॉ काम कर रहा है। सो दिस नेगेटिव एनर्जी मीन्स दैट इज अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है और ज़्यादा डोमिनेट कर रही है ओवर द किनेटिक एनर्जी। बात समझ आ गई ना, दो बातें हैं हमारे पास, एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक किनेटिक एनर्जी है। अब ये तो है पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी हमारे पास। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, बट इन आवर केस इट इज नेगेटिव। यहाँ अट्रैक्शन हो रही है, चाहे अर्थ का केस है सन के साथ, चाहे एटम का केस है हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ। अब बात आ रही है नॉर्मली क्या है, अगर तो ये बात रहती हमारे पास, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, का सम क्या आ रहा है हमारे पास, अगर तो नेगेटिव आ रहा है इसका रिजल्ट, जो रिजल्ट आता दोनों का क्या नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ अटैच्ड रहेगा। अब यही इसकी बात कर लो, अगर हम कहें कि हम इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहेंगे और बढ़ा रहे हैं, तो किनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, स्टेज विल कम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू किनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, ये एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो। तो वो बात कहाँ पहुँच गई हमारी, यहाँ पर। नौ इलेक्ट्रॉन इतनी तेज भाग रहा है, इसलिए एनर्जी मिल गई इसको, बाहर चला गया कि आप ये सिस्टम को लीव कर जाएगा, इसे इसके साथ अट्रैक्शन जो है उसकी इलेक्ट्रो जो किनेटिक एनर्जी ने डोमिनेट कर दिया उसे। सो दिस किनेटिक एनर्जी विल डोमिनेट द पोटेंशियल एनर्जी और दिस इलेक्ट्रॉन विल लेफ्ट द एटम, ऐसा हो जाएगा। तो पहले हम इसकी बात ही कर लें, इसको इतनी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो वो यहाँ पर बैठा बेचारा इन द ग्राउंड स्टेट, नॉर्मली इट इज़ देयर, अगर इसको कोई तंग ना करे। अब आपने इसको तंग करना शुरू कर दिया, इतना तंग किया, इतनी एनर्जी दे दी, पूरी की पूरी इतनी दे दो, तो क्या होगा, इट विल बी रीच टू इन्फिनिटी, इट विल लीव द एटम। तब हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन हो चुकी है। तो क्या हो गया यहाँ पर, आपने क्या देखा, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, तो फाइनल एनर्जी क्या हमारे पास, जीरो। इनिशियल कितनी थी, 13.6। कितनी, दो इलेक्ट्रॉन मूव कर दो, बिकॉज इसका एक ही ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन है बेचारा सबसे लोअर मोस्ट ऑर्बिट में बैठा था, एक ही इसका इलेक्ट्रॉन था, वो भी आप छीनना चाहते हो तो भैया छीन लो, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप ये देखो इस एनर्जी का आप पोटेंशियल कितना आएगा, तो यह आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया, जो एनर्जी है उसको डिवाइड कर दो 4 के साथ, तो 4 कितना है, ई है, तो -13.6 EV, इसको ई से डिवाइड कर दिया तो -13.6 वोल्ट हमारे पास, ये इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ऐसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका, इफ़ वी वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम, अगर आप रिमूव करना चाहते हो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। अब बच्चे क्या कहते हैं, EV कहाँ से आ गया, EV क्यों एनर्जी लेते हो, बिकॉज बच्चे जब हम एटम्स के साथ डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वहाँ ये जॉउल यूनिट है, यही वर्क का है, यही एनर्जी का है। बट हम जब एटम्स में डील करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, वहाँ हम यूज़ करते हैं EV, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज यूनिट ऑफ, ये भी यूनिट है वर्क और एंड एनर्जी, ठीक है, दोनों का कह दो आप।
वर्क का भी है, एनर्जी का यूनिट भी है। तो जब एटम्स की बात करते हैं, क्यों है अभी पहले देख लो जी, है पक्की बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बात आप अपने जीके में रख लो। अब बता कैसे है, वो बात आ गई दूसरी। आप दूसरी बात है भी कैसे आप मानते हो भी है। हमने क्या पढ़ा था, वर्क हम डन करते हैं, ओके। हम क्या कहते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन गिवन चार्ज पर कितना किया, इसे डिवाइड कर दो, यू विल गेट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास रिलेशन है। इसे हमें क्या मिला, वर्क क्या होता है, वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं, जॉल होते हैं जी। मैं कहता मैं तो जॉल में मानता हूँ। तो ये कहता नहीं यार, मैं तो मानता हूँ इलेक्ट्रॉन, इसके कूलम है और ये कौन सा है, वोल्ट है। कूलम वोल्ट में इसके यूनिट हो सकते हैं। ठीक है जी, ये भी बात ठीक है। अब और बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहता है, इलेक्ट्रॉन कहता है मेरे पर चार्ज ई है, मुझे पोटेंशियल देती है ई बी, तो ये भी इसके यूनिट्स हैं। अब बात ये देखनी है 1 जॉल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं ना, ये बात रहेगी ना आपकी। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, 1.619 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जॉल की बात देखना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं 1 जॉल इज इक्वल टू 1.6 10 बार, सॉरी उल्टा आ गया हमारे पास। अभी क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरफ है, इसी अपन दोबारा देख लेते हैं। ये बात समझ आ गई। अब आपने कहा हमारा चार्ज कितना, हमारा चार्ज है 1.6 दिस मच डन, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास है, इसे हमने फिल करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो क्या होना था, दिस चार्ज क्यू इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा कि चार्ज इतना है, तो क्या आ गया हमारे पास, दिस वर्क डन इज वेरी स्मॉल। इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ये कूलम है, ये वोल्ट है। तो कूलम वोल्ट हमारे पास क्या आएगा, कूलम वोल्ट इज, अभी हमने देखा था इट इज जॉल। ठीक है, इस तरफ जॉल है, इस तरफ क्या है, कूलम वोल्ट। तो ये जॉल है, तो ये हमारे पास किस में इलेक्ट्रॉन आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया हमारा वर्क। तो 1 जॉल कितना आ गया, इसे डिवाइड कर देंगे इस तरफ आकर। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट दीज थिंग्स विद ईच अदर। बट फिलहाल आप देखो क्या हमने देखा, आपने क्या देखना, विकास चार्ज पर कौन, चार्ज किस में है, इलेक्ट्रॉन में है, और ये वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हम एटम में डील करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है इनमें। चलिए इस बात नेक्स्ट। अब देखो आप, इसके पास एनर्जी, इसके पास एनर्जी है। इफ यू वांट टू एक्साइट दिस एटम फ्रॉम दिस टू दिस, अगर आप कहते हैं किसी तरीके से यहाँ से जहाँ चला जाए, दिस फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में, तो क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब्ड हियर। तो क्या होगा, उसके कारण कितनी देनी पड़ेगी एनर्जी, सो E2 माइनस E1 सॉरी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, इसे माइनस माइनस कर दूं, देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव में आ गया, सॉरी जितना भी ऐसा आएगा उतना हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, 10 आ गया, इस तरफ से 2 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज आवर कौन सी, एक्साइटेशन एनर्जी। किसकी बात आ गई है, एक्साइटेशन एनर्जी हमने बात की थी ना। व्हाट इज एक्साइटेशन, द प्रोसेस इन विच एन एटम फ्रॉम लोअर लेवल टू, या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर शेल इज रेज टू द हायर शेल। यहाँ से जहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ से जहाँ तक जाना हो तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इन दोनों शेल में जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्या आ जाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी।
जाने में जो आई दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। अभी आपने क्या फाइंड किया, एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड कर दी। वोल्ट फाइंड करना हो तो इसको वोल्ट से ई से डिवाइड कर दो तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, $10.2 वोल्ट। तो ये बातें मैंने ताम बता रहा था कि आपको समझ आ जाए कि किसे हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, तो इतनी एनर्जी चाहिए हमें। हाइड्रोजन के केस में एक्साइट करवाना इसलिए अब इस तक तो इतना दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दो, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। और पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव अस द एक्साइटेशन पोटेंशियल। इससे यहाँ पर जाना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। तो क्या, तो डिफरेंट शेल्स आर देयर जो एम्प्टी है हमारे पास, यहाँ पर इसके बीच कहीं नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। इट विल आइदर बी हेयर और हेयर और हेयर। नॉर्मली एटम स्टेज इन द ग्राउंड स्टेट, बट हम एनर्जी दें तो वो ऊपर चला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। थोड़ी समय बाद इट विल डी एक्साइट, तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, दैट इज डी एक्साइटेशन। अब यहीं से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो जो मैं पहले टर्म्स डिस्कस कर चुका हूँ ये समझने के लिए ठीक है, समझिए, पढ़िए, छोड़ दीजिए, इसे याद नहीं करना हमने। जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हमारी लेज़र एक्शन हो रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं उनको भी। आई नाउ सी दिस spontaneous emission. The excited state is not stable state. Suppose this is the lower state, this is the excited state. तो excited state क्या है हमारे पास, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्या होगा आफ्टर ए शॉर्ट इंटरवल में, पता है 10⁻⁸ सेकंड और समथिंग लाइक दैट, कुछ समय होगा, उसके बाद क्या होगा, एटम जंप्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, फिर जंप कर जाएगा नीचे, यहाँ से फिर वो नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, बाय इमिटिंग ए फोटोन, एक फोटोन इमिट करेगा यहाँ से। दिस टाइप ऑफ मिशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो बताया था मैंने, जो भी एक्साइटेड स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट या एटम कैन एक्साइट फ्रॉम लो स्टेट टू हायर स्टेट, और जो एक्साइटेड स्टेट है दैट हैव सम लाइफ टाइम, कोई समय है उसके बाद उतने डी एक्साइट करना ही करना है। तो क्या होगा, जब डी एक्साइट होगा एटम कुछ समय के बाद, तो वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा इन दैट फॉर्म ऑफ फोटोन। तो द एनर्जी इमिटेड ऑफ फोटोन इज, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज एच न्यू, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, E2 माइनस E1, उस हिसाब से फोटोन इमिट हो जाएगा। अब डिफरेंट एटम्स आर एक्साइटेड, दे आर बीइंग डी एक्साइटेड, वो हो रहे हैं एक्साइट, डी एक्साइट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ मिशन इज रैंडम इन नेचर, रैंडम हो रहा है। द रेडिएशन इमिटेड इज इनकोहेरेंट एंड नॉन मोनोक्रोमैटिक, ना तो इनमें कोहेरेंसी है और ना ही इनका क्या मोनोक्रोमैटिक है। दे आर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, एंड दे आर मूविंग हियर एंड देयर, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है, कॉलिमेटेड लाइट भी नहीं मिलती। तो ये नॉर्मली दिस इज हैपनिंग इन द नॉर्मल सोर्सेस ऑफ लाइट, उसमें ये डोमिनेट प्रोसेस कर रहा है हमारा। ये प्रोसेस क्या कर रहा है, डोमिनेट इन ऑल द सोर्सेस ऑफ लाइट जो हमारे पास कॉमन सोर्सेस हैं, जैसे कैंडल है, बल्ब है, टॉर्च है, फायर है, सन है, सभी में ये प्रोसेस डोमिनेट करता है। कौन सा, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब हम बात करते हैं सेकंड इमिशन की, कौन सा है, नाउ सी स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या कहता है हमें, इफ ए फोटोन ऑफ सूटेबल एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन एन एक्साइटेड एटम, कब, बिफोर इट्स लाइफ टाइम, अभी लाइफ टाइम नहीं हुआ इसका, लाइफ टाइम हो गया तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। लाइफ टाइम से पहले ही हमने कहीं से इंसिडेंट कर दिया या वो कहीं से आ गया, यहाँ पर इससे इंटरेक्ट कर गया, तो क्या होगा, देन एटम जंप्स टू लोअर स्टेट बिफोर इट्स लाइफ टाइम, तो उसके पहले पहले वो नीचे आ जाएगा, अपने लाइफ टाइम से आ गया नीचे। तो क्या होगा फिर, here a photon is emitted of same energy and phase as of incident photon। अब बिल्कुल उसी जैसा बिल्कुल एक और फोटोन इमिट हो जाएगा, पहले जा रहा है, इनकी एनर्जी क्या है, इसके बराबर है, गैप के बराबर, इसने इसे डी एक्साइट करवा दिया। अब ये तो हमारे पास पहले था फोटोन, एक फोटोन और इमिशन के कारण हमारे पास आ गया, अब दो हो गए। तो दिस बोथ क्या होगा, हमारे पास एनर्जी भी सेम, इनका फेज भी सेम है, और दी टू फोटॉन्स move together in same direction, so this process is called stimulated emission। इस प्रोसेस को जिसमें हम उसकी लाइफ टाइम से पहले ही
डी एक्साइट करवा देते हैं एटम को बाय इंटरेक्टिंग दैट या बाय इंसिडेटिंग ए फोटोन ऑफ सूटेबल एनर्जी। इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। इसे हमें क्या मिलता है? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन फेज एंड एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। बिल्कुल वैसे ही उसकी कॉपी बन गया हमारे पास, वैसा एक फोटो में मिल गया। सो इट रिजल्ट्स इन एन इनहांस्ड बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट। हम एक बड़ी इनहांस्ड बीम इसकी विच फोटॉन्स आर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बढ़ा रहे हैं, सेम फेज में है, वो बीम मिलती है हमें, जिसे लाइट मिलती है, जिसे हम कहते हैं लेज़र लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेज़र, ये लेज़र एक्शन करने के लिए ज़रूरी है कौन सा? स्टिमुलेटेड एमिशन। होता होगा नॉर्मली, ये नहीं कहते हम नहीं होता होगा। देर आर सम एटम्स विच मे बी इमिटेड दिस रेडिएशंस, बट इनकी इंटेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो नाम मात्र के हिसाब से हैं। सो नॉर्मली दिस प्रोसेस इज नॉट विजिबल। हमने क्या करना अभी? हमने ऐसा कोई सिस्टम तैयार करना है जिसमें से हमें क्या, ये प्रोसेस जो है स्टिमुलेटेड एमिशन वो डोमिनेट कर जाए विथ रिस्पेक्ट टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। नॉर्मली क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस डोमिनेट कर रहा है, इतना डोमिनेट करता है ये बेचारा दिखाई भी नहीं देता। हमने क्या करवाना है? ऐसी डिवाइस तैयार करनी है जिसे हम लेज़र कहेंगे, जिसमें ये प्रोसेस डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन? नाउ सी द डिफरेंस, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो क्या देखा? emission of light photon takes place spontaneously after lifetime of excited state। स्पॉन्टेनियसली अपने आप नेचुरली हो रहा है, ये होना ही था। जैसे लाइफ टाइम खत्म होती है वैसे डिक्साइड करता है, तो क्या आता है? तो इमिशन टेक्स प्लेस हो जाता है। इसमें क्या है? इमिशन ऑफ लाइट फोटन इज इंड्यूस्ड कैसे? बाय फोटन ऑफ सूटेबल एनर्जी। हम सूटेबल एनर्जी का सेंड करते हैं या उससे सिस्टम से मिल जाता है ऐसा फोटोन जिसकी सूटेबल एनर्जी हो दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो ये इमिशन होता है। तो यहाँ पर क्या है? लाइट नॉन मोनोक्रोमैटिक है, तो वहाँ पर रेडिएशन क्या है? मोनोक्रोमैटिक है। इस तरफ क्या है? लाइट इनकोहेरेंट है, उस तरफ क्या है? कोहेरेंट रेडिएशन हमारे पास। जो लाइट इमिट इज हाई लेस इंटेंस, इंटेंसिटी बड़ी कम है स्पॉन्टेनियस एमिशन में मिलती, जबकि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिलती है? हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, हाईली इंटेंस बीम इज देयर। अब लाइट इमिटेड हैज लेस डायरेक्शनैलिटी एंड मोर एंगुलर स्प्रेड। यहाँ पर क्या? लाइट इमिटेड हैज हाई डायरेक्शनैलिटी एंड लेस एंगुलर स्प्रेड। अब एंगुलर स्प्रेड का मीनिंग क्या हमारे पास आ रहा? तो जैसे हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास सोर्स है कोई, यहाँ से हमें लाइट मिली, वैसे ये सोर्स है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी, यहाँ से लाइट बाहर आ रही है। तो क्या देखा? नॉर्मल सोर्स में कैसे है? लाइट ऐसे हमारे पास आ रही है जैसे स्प्रेड हो रही है। तो आप पास रहोगे तो फ्रंट में छोटा सा ऐसे राउंड पिक्चर, अगर ये राउंड है हमारे पास मान लो, तो ये राउंड ऐसे बने, जैसे आप दूर जा रहे हो स्प्रेड हो रहा है और बड़ा गोला और बड़ा गोला आ रहा है ना, तो ये कोनिकल सा बनता है। तो इसकी डायरेक्शनलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, स्प्रेड इसमें ज़्यादा मिलता है। जबकि इस तरफ आप देखोगे जब हम स्टिमुलेटेड एमिशन जहाँ पर होगा तो वहाँ पर क्या, अगर यहाँ होल में दिया है तो क्या होगा? लाइट की डायरेक्शनलिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्प्रेड होता है बट बहुत कम होता है। तो ये बिल्कुल सीधी जाती है, जबकि ये बीम स्प्रेड होती है। तो सीधी जाने के कारण अपनी एनर्जी रास्ते में वेस्ट नहीं कर रही, जैसे सन से आ रही लाइट तो सारी तरफ जा रही है, कोई फिक्स डायरेक्शन इसकी नहीं है। जबकि लेज़र के केस में क्या है? डायरेक्शन फिक्स होती है। देखो लेज़र लाइट बिल्कुल प्लेन से जाती है, बड़ी दूर तक जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती। इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है? नॉर्मल सोर्सेस में स्प्रेड हो रहा है। तो जो बात हमने इतने के एरिया में करनी थी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो आप देखो क्या, जैसे मैं बल्ब वगैरह से दूर हो रहा हूँ तो पास रखूँगा तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ेगी यस पर, जैसे दूर करूँगा तो मेरे हिस्से में कम आ रही है, बिकॉज इंटेंसिटी इज़ फॉलिंग ऑन पर यूनिट एरिया। जबकि इसके केस में हाईली डायरेक्शन लाइट इज देयर, सो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस लेस विद द
पासेज ऑफ डिस्टेंस, जितना भी आप दूर जाते हो फिर भी स्प्रेड कम हो रहा है, तो इतनी की बीम है बड़ी दूर जाकर स्प्रेड करेगी, तो जितनी अच्छी क्वालिटी की लेज़र होगी उतनी स्प्रेड उसमें कम होगी। सो व्हाट डू वी सी दैट देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, और यहाँ ही इसी डिफरेंस से हमें पता चल गया हमने कहाँ पर इसे यूज़ करना है। जब पता चला, आइडिया मिला, तो हमने ज़्यादा इस पर काम करना शुरू कर दिया। आओ उसके बारे में और डिस्कस करते हैं टर्म्स कुछ। हाँ जी, आगे देखिए दोबारा, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, इसकी बात हमने पहले भी की थी, थोड़ा सा हम इसके बारे में फिर लिखते हैं क्योंकि इसको हमने यूज़ करा। नेक्स्ट, द एटम कैन रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट फॉर ए लिमिटेड टाइम, किसी खास समय के लिए। वैसे क्या अगर ग्राउंड स्टेट में है तो एटम कैन स्टेट देयर फॉर अनलिमिटेड टाइम, एक दिन के लिए, 10 दिन के, 1000 साल के लिए एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में रह सकता है। बट एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए कोई लिमिट है, उस लिमिट को दिस टाइम इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो क्या हमने देखा, जो सारी एवरेज करके देखा तो हमने क्या पाया, द एवरेज लाइफ टाइम फॉर एक्साइटेड स्टेट इज 10⁻⁸ सेकंड। देख लो कितना कम टाइम है, 10⁻⁸। तो क्या आ गया हमारे पास, 1 सेकंड लो, उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना जो टाइम है, इतना कम समय है, वो हमें मिलता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, जहाँ एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए। उसके बाद स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, इमिशन करते हैं, रेडिएशन का एनर्जी इमिट करते हैं और ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं या लोअर स्टेट में आ जाते हैं। अब क्या सभी के इतना ही होता है लाइफ टाइम? नहीं, ये बात इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट, मेटा स्टेबल स्टेट, ये बड़े काम की चीज़ है हमारे, ये हमारी बड़ी हेल्प करेगी लेजर एक्शन करने के लिए। कहाँ करेगी हम देखते हैं बाद में, पहले देखो है क्या। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ फॉर एक्साइटेड स्टेट इज 10⁻⁸ सेकंड, पता जी हमें। हाउ एवर देयर कैन बी एक्साइटेड स्टेट्स हैविंग वेरी लार्ज टाइम एज कम्पेयर टू एवरेज लाइफ टाइम। तो कुछ ऐसी स्टेट्स भी होती हैं जिनका लाइफ टाइम इससे बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आप देखोगे दिस लाइफ टाइम कैन बी 10⁻³ सेकंड, तो आपको कुछ ख़ास तो है नहीं हमारे पास। तो देखो नॉर्मल लाइफ से 1 लाख टाइम ज़्यादा अगर मिल जाए तो कितनी बड़ी लाइफ। अगर आपको आपकी लाइफ 70 साल है तो इससे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, इतनी बड़ी लाइफ हो जाए तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपको। तो सेम इज हियर, तो देयर आर सम स्टेट्स विच हैव मच लॉन्गर टाइम, किसका, लाइफ टाइम, तो उन्हें हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। अब ये क्या करेंगी, अगर एटम्स इनमें चले जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा जल्दी से वापस नहीं आएंगे। वहाँ पर चले जाते हैं तो क्या होगा, वो नीचे नहीं आ सकते इतनी जल्दी से। अगर आपको किसी कंट्री में ऐसा है वहाँ लोगों की एज, लोग मरते नहीं हैं, 500 साल तक रह रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर डेथ रेट बड़ा कम हो जाएगा, तो पॉपुलेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो सेम विल बी यूज्ड, कहाँ पर काम करेंगे। आप कहीं पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हो, ऑलरेडी कंट्री में बड़ी पॉपुलेशन है, पर नहीं, यहाँ पर जो पॉपुलेशन आएगी वो किन की है, वो अब बात करते हैं अभी। पॉपुलेशन इन्वर्शन, द स्टेज व्हेन पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज मोर देन पॉपुलेशन इन ए लोअर एनर्जी स्टेट। तो मैंने लोअर की बात कर दी, मैंने ग्राउंड की बात नहीं की। तो जरूरी नहीं ग्राउंड स्टेट की बात हो, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में उसके काम वाले कोई भी काम वाला हो, अगर उससे उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन। ये बात हमारे पास आ चुकी है, तो हमने डिस्कस पहले भी किया था, हम फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बात कैसी होगी, पॉपुलेशन इन्वर्शन हम क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमें कौन सा प्रोसेस चाहिए, हमें चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, हमें डोमिनेट करना। तो उसके लिए क्या हमने क्या देखा था, सो वी नीड a stage where there are more atoms in the higher state as compared to the lower state। तो ये प्रोसेस दोबारा आप देख लो, क्या बातें हम कर रहे थे, बात ऐसी कर रहे थे। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास जो है 10⁵ एटम्स हैं जो ग्राउंड स्टेट में हैं, इसे मान लो आप E1 या E0 कह दो, ये कोई ऊपर वाली स्टेट है जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10⁻² है, तो क्या हमने देखा
वो जो एक्साइटेशन करवा रखी है हमने, तो इतने के एटम्स हमें मिल रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, अगर बाहर से फोटोन आएगा, अगर एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी बिल्कुल इससे मैच कर रही है, तो ये दोनों काम कर सकता है। वो नीचे से एटम को एक्साइट करके ऊपर ले सकता है, ऊपर वाले को नीचे लेकर आ सकता है। जो ग्राउंड स्टेट में है उसे एक्साइट करवा सकता है, जो लोअर स्टेट में उसे हायर स्टेट में खट सकता है, और जो हायर स्टेट वाला उसे लोअर में ले सकता है। आप दोनों काम कर सकता है बेचारा। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जिसके नंबर ज़्यादा हैं। तो नॉर्मली जो फोटॉन्स आ रहे हैं बाहर से या कहीं से मिल रहे हैं सिस्टम में, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू एक्साइटेशन बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट इन द लोअर स्टेट आर मोर। समझ गए आप। अगर आप चाहते हो कि ऊपर से डी एक्साइटेशन ज़्यादा हो, स्टिमुलेटेड इमिशन हो, तो यहाँ पर हमें नंबर ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू दिस। अगर वो मिलेगा मीन्स अगर ऐसा हो जाए, नंबर ऑफ एटम बड़ा बन जाए इन द हायर स्टेट एज कंपेयर टू द लोअर स्टेट, तो हमारा जो इमिशन है कौन सा, स्टिमुलेटेड इमिशन, तो डोमिनेट करेगा, तब हमें अच्छी लेज़र मिलेगी। अब बात क्या, अपने मैं तो एक्साइट करवा रहा हूँ बड़े ज़ोर शोर से, पर इसका टाइम भी बड़ा कम है। यहाँ पर 8 सेकंड इलेक्ट्रॉन जल्दी से फिर फाल आके नीचे आ जाते हैं। मैं भेज रहा हूँ, मैं देखता ऊपर गए तो फिर नीचे आ गए। तो हम क्या देखते हैं, वी ट्राई टू फाइंड ए सिस्टम इन विच देयर आर मेटास्टेबल स्टेट्स, उनको मालूम स्टार से नोट कर देंगे। अगर कोई ऐसी स्टेट मिल जाए, हम ढूंढते रहते हैं जो मेटास्टेबल है, उसमें क्या होगा, अगर एटम एक्साइट कर दिए तो वहाँ पर ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे, वो जल्दी से नीचे नहीं आए, उतनी देर में हम और एटम्स भेज देंगे, एंड वी कैन अचीव ए स्टेट वेयर वी विल गेट दिस कंडीशन। तो क्या आपने देखा, सभी में लेज़र एक्शन नहीं होता, सभी मटीरियल्स में लेज़र एक्शन नहीं होगा, उन्हीं में होगा जिनमें हम ऐसी कहीं पर कंडीशन फाइंड कर सके, यहाँ पर हम पॉपुलेशन इन्वर्शन करवा सकें। पॉपुलेशन इन्वर्शन होगा तो हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करेगा। पॉपुलेशन इन्वर्शन कब अच्छे से होगा, जब हमें कहीं मेटास्टेबल स्टेट मिल जाए, यहाँ पर हम पॉपुलेशन को इकट्ठी करते रहें, एटम्स को हायर स्टेट में स्टे करवाते रहें। तो ये प्रोसेस चलने वाला है। आओ उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव सिस्टम। ए सिस्टम इन विच पॉपुलेशन इन्वर्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्टिव सिस्टम। देखा हमने, हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए, जिस मटेरियल में, जिस सिस्टम में हमें ये मिल जाए, उसे हम कहेंगे वो एक्टिव सिस्टम है। एक्टिव सिस्टम होगा तो लेज़र एक्शन होगा, राइट। अब एक और हमारे पास आ गई टर्म पंपिंग। पंपिंग किसे कहते हैं, किसी को पंप करना, यार तू तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तू तो टॉपर हमारा, उसे बार बार ऐसे कहेंगे और वो अच्छा करेगा, फिर आप कंटीन्यू लेकर जाएगा, आपको खर्चा कराएगा, आप उसको पंप दे दिया आपने। पंप करने से लोग एक्साइट हो जाते हैं, उसको क्या बात है, तेरे सामने वो क्या चीज़ है, फोड़ दे से जाके, लोग लड़ाई करवा देते हैं ऐसे, है ना। सेम हेयर, पंपिंग करने से एक्साइटेशन होगी, तो पंपिंग से हम एक्साइटेशन करवाएंगे। तो क्या करेंगे, द मेथड ऑफ रेजिंग एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इस कॉल्ड पंपिंग। उसे पंप दे दिया हमने, तो यहाँ की इट मीन्स वी आर यूजिंग ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्या कर रहा है हमारे पास, जो एटम्स को एक्साइट कराएगा फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो क्या हमने देखा, इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। इलेक्ट्रिकल पंपिंग, कभी हम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज करते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस जिससे एटम्स एक्साइट हो जाएं। चाहे ऑप्टिकल पंपिंग, कोई लाइट डालकर हम उसे हम कर सकते हैं, हम करेंगे रूबी लेज़र में ऐसा। कई बार एक्स रेस हम डालते हैं तो एटम्स एक्साइट होते हैं, कई बार कोई केमिकल रिएक्शन कर देते हैं उससे एक्साइट हो सकते हैं, कई बार डायरेक्ट कन्वर्शन भी हो सकती है जैसी सेमीकंडक्टर्स में होता है। तो हमने दो ही लेज़र डिस्कस करनी है हमारे सिलेबस में, एक रूबी लेज़र है, एक हीलियम नियॉन लेज़र है। एक में हम देखेंगे, एक में तो ऑप्टिकल पंपिंग आ जाएगी, एक में हमारे पास केमिकल वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारे पास आ जाएगा ना, वो हम देख लेंगे, राइट। सो ये पंपिंग हमारे पास क्या है, पंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग एटम्स फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। वो करेगा, उसके कारण क्या होगा, मेटास्टेबल स्टेट में वो स्टे करेंगे, उसके कारण हमें मिलेगी पॉपुलेशन इन्वर्शन। तो ये सारे प्रोसेस इकट्ठे हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल, व्हाट आर टाइप्स ऑफ दिस लेजर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, आओ देखिए। हाँ जी देखिए, टाइप्स ऑफ लेजर्स, दोबारा करना।
हाँ, टाइप्स ऑफ लेज़र्स क्या कहते हैं, लेदर कैन्स बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब आप लेदर की टाइप्स कौन से बेसिस पर कर रहे हो, देयर कैन बी मैनी बेसिस। लाइक मैं देखो, अगर आप सोचें कि एक्टिव सिस्टम के हिसाब से चलें, ये एक्टिव सिस्टम कैसा है, तो अगर गैस, देयर कैन बी गैस लेज़र्स, तो कुछ ऐसी लेज़र्स हैं जो गैस से चलती है ना, गैस यूज़ करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेज़र, वो गैस लेज़र आएगी इसमें। सॉलिड स्टेट लेज़र, जिसमें सॉलिड स्टेट में हमारा मटीरियल है, जैसे पढ़ेंगे हम रूबी लेज़र हो सकती है हमारे पास। सेमीकंडक्टर लेज़र, जो सेमीकंडक्टर मटीरियल की बनी है। तो कौन से मटीरियल की बनी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट लेज़र्स कैन बी गैस लेज़र, सॉलिड स्टेट लेज़र और सेमीकंडक्टर लेज़र। तो आप ऐसे कह सकते हो, 3 कैटेगरी बना सकते हो। अगर आप सोचो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ ट्रांजिशंस, कितने लेवल्स इन्वॉल्व हैं, तो देयर कैन बी 2 लेवल लेज़र्स, जैसे सेमीकंडक्टर लेज़र्स में 2 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल लेज़र्स, जिनमें 3 लेवल में ट्रांजिशन हमारे काम कर रही है, उसमें हमारी रूबी लेज़र आ जाती है। और जो 4 लेवल लेज़र्स, जिसमें 4 जो लेवल्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ लेज़र्स, जैसे हमारे पास क्या है, हीलियम नियॉन लेज़र पढ़ने वाले हम। आप इस तरफ देखो, अगर आउटपुट की हिसाब से बात करें, आउटपुट के हिसाब से भी हमारे पास क्या है, पल्स लेज़र, जिसमें पल्सेस की फॉर्म में अप डाउन ऐसे लेज़र चल रही है। जहाँ कॉन्टीन्यूस वेव लेज़र, एक कॉन्टीन्यूस वेव हमें मिलती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी टर्म्स वगैरह डिस्कस की। तो मेन हमारा कंसेप्ट क्या है, हमने सिमुलेटेड जो इमिशन है उसे डोमिनेट कराना है। उसके लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, वो सारा हमने सेटअप तैयार कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें प्रैक्टिकली इन सभी जो प्रिंसिपल्स को, आइडियाज़ को डिस्कस किया, हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास 2 लेज़र्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। वो कौन सी है, रूबी लेज़र है, और दूसरी कौन सी, हीलियम नियॉन लेज़र। तो दोज विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।